प्रश्न में कह रहा है, जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया तो समूह एक जिसमें 4 विद्यार्थी थे को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। यदि सेल्मा 138 सेंटीमीटर लंबी है तो निर्मल की लंबाई क्या होगी। सीटेट का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया है। किस तरह लगाएंगे। हमारा सीधा पहला काम है कि जब से उसने कहा है कि 1 से 4 समूह में बांट दिया। 4 समूह बांटने का मतलब हुआ 4 लोग हैं इसलिए 4 समूह में बांटा गया। सेल्मा की हमको पता है कि कितना है, सेल्मा की जो लंबाई है वो है 138 सेंटीमीटर। सेल्मा की पता हो गई, इसमें प्रश्न में दे रखा है। अब हमको कहा है कि उसने दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इससे पहले हमको जानना होगा सेल्मा का संबंध किससे है। ध्यान रखेंगे, सेल्मा का पता है तो इसलिए सेल्मा का संबंध जिससे है पहले उसको लाएंगे। तो इसमें दिया गया है सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ सीमा की लंबाई क्या हो जाएगी। जो सीमा की लंबाई होगी वो सेल्मा से क्या कहा है, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा मतलब अधिक है, 4 सेंटीमीटर छोटी है। तो सेल्मा कितना 138 थी सेल्मा, सीमा की लंबाई क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर इसमें से कम हो जाएगी। मित्रों समझ में आया। इसमें कहा है कि सेल्मा की लंबाई 138 है। अगर सीमा और सेल्मा का संबंध देखा जाए तो उसमें कहा है कि सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, अर्थात कितनी है 134 सेंटीमीटर की कौन हो गई सीमा। सीमा 134 सेंटीमीटर की हो गई। अब सीमा का संबंध किससे है इसको ध्यान रखेंगे। तो सीमा का संबंध हमको दिनेश से दिख रहा है, तो इसमें कह रहा है दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो दिनेश की लंबाई क्या होगी। जो दिनेश की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी सेल्मा की 134 से 2 सेंटीमीटर लंबा है। जब 2 सेंटीमीटर लंबा है तो 136 है, अर्थात जो दिनेश है वो 136 है। बात को समझते चलेंगे। जो सीमा है वो दिनेश से 2 सेंटीमीटर, दिनेश जो सीमा का 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो सीमा कितना 134 में 2 ज़्यादा हो गया दिनेश। अब दिनेश का पता होने के बाद हम दिनेश का संबंध किससे है अगला पता कर लेंगे। तो दिनेश का संबंध निर्मल से है। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। निर्मल जो है दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात निर्मल को हम कहेंगे तो निर्मल की जो लंबाई होगी वो दिनेश कितना है 136 से कितना ज़्यादा है 8 सेंटीमीटर, अर्थात 144 सेंटीमीटर हो गया। 144 सेंटीमीटर हो गया। और पूछा किसका है, निर्मल का। पूछा किसका है प्रश्न में कि निर्मल की लंबाई क्या होगी, तो निर्मल की लंबाई जो निकल के आई वो 144, जो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न में कहा है 4 समूहों में बांट दिया गया। 4 समूह में बांट दिया मतलब 4 मित्र हैं और 4 सखा सहेली हैं, समझ जाओ, लड़के लड़कियां सब हैं, स्टूडेंट ही समझ लीजिए। 4 समूहों में बांट देंगे, चारों लोग का बांट दिया है। तो सेल्मा सीमा दिनेश निर्मल सबका अलग अलग खड़ा कर दिए, लाइन से ऐसे खड़ा कर दिए सबको। लाइन से खड़ा करने के बाद पहले हम ध्यान रखेंगे किसके पास पैसा है। पैसा यहाँ समझ लीजिए या लंबाई, तो लंबाई यहाँ किसके पास सबसे ज़्यादा है, सेल्मा की। सेल्मा अच्छे घर से होगी, बहुत लंबी होगी, एकदम बढ़िया। तो एक लंबी है 138 सेंटीमीटर की। जब वो सेल्मा का हमको पता है तो सेल्मा किससे संबंध रख रही है, तो बहुत घनिष्ठ जो उसकी मित्र है वो है सीमा। सेल्मा की एकदम घनिष्ठ मित्र कौन है, सीमा। कैसे पता चला, क्योंकि सीमा और सेल्मा का संबंध प्रश्न में पहले कहा है और सेल्मा की लंबाई दे रखी है। जब सेल्मा की लंबाई सीमा के साथ में जोड़ मतलब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसमें कहा है कि सीमा जो है सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है। तो सीमा जो है, ये जो सीमा है
वो सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, तो सेल्मा में से ही शीला को हम कम कर देंगे तो हमको पता चला कितनी छोटी है, 4 सेंटीमीटर तो छोटी, अर्थात कुल कितनी उसकी लंबाई है 134। तो हमको पता चल गया जो सीमा बहिनी थी वो कितनी थी 134, 4 सेंटीमीटर कम थी सेल्मा से, ये 38 थी तो ये 34 हो गई। अब इसमें भी कह रहा है कि जो दिनेश है वो सीमा से, अब भैया दिनेश क्या हो गया, सीमों से छोट हो गया, दिनेश सीमा से बड़ा हो गया, सॉरी इनसे संबंध रख लिया। जब सीमा से संबंध रख लिया तो यहाँ क्या हो गया, 134 थे सीमा, और कह दिया सीमा दिनेश की क्या, दिनेश जो सीमा से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो जो सीमा थी उसी में सीमा में ही 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई है, तब आ गए यहाँ 136 जो कि दिनेश की है। अब दिनेश संबंध रख रहे हैं निर्मल से, निर्मल कह रहा है कि हम 8 ज़्यादा हैं दिनेश से, या ऐसे कह लीजिए निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो निर्मल पहले था कितना 136, अब 8 और ज़्यादा हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। हमको पता चल गया कि निर्मल कितना है, 144 है। समझ में आई होगी बातें, नहीं आई तो सीधा देखिए, लिख दिया सेल्मा, एक बार देखिए सेल्मा 138 थी, इनका संबंध सीमा से, किससे है, इनका संबंध किससे, सीमा से। क्या संबंध था, 4 कम थी, तो 38 से 4 कम थी तो 134 नहीं हुई, 4 कम थी तो 134 नहीं हुई। फिर उसमें उसने कह दिया कि दिनेश आ गए, दिनेश जो आ गए वो क्या कह दिए कि हम सेल्मा से 2 थे ज़्यादा हैं, 134 था, इससे 2 ज़्यादा हो गए, चलिए इनसे 2 ज़्यादा कर देते हैं, इनसे जब 2 ज़्यादा करेंगे तो 136 हो गए। जब दिनेश 136 हो गए तो इसमें फिर कहा है निर्मल, निर्मल क्या है 8 ज़्यादा है, ये भी 8 ज़्यादा है किससे, दिनेश से, तो 8 ज़्यादा है तो 144 बना। तो यही तो बताया है, यही पूछा है आपसे कि कितना होगा निर्मल का, 3 बार बताए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बहुत ही दुख की बात होगी, बहुत प्यार से बताएं, बहुत अच्छे से बताएं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे आसान तरीका नहीं बताया जा सकता, हो सकता है आपको थोड़ा बोर लग रहा हो, लेकिन सही है, यही भी बेहतर तरीका है। और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सीटेट 2022 में 10 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है, आप गांठ बांध लीजिए ऐसे प्रश्नों को, सीटेट आ रहा है तुरंत ही इसमें फटाक से पहुंचेगा, इसे प्रश्न मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, संख्या को 9,19,90,099 को अंकों में लिखना है। ये तो बात आ गई आपकी क्लास 4th की, 3 की, 5th की, आपको वहाँ पे लिखने के लिए कहा जाता है, यहाँ भी दे दिया है। तो सबसे पहली बात हमको आना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ऐसे हम लिख लेते हैं, कोई संख्या पहली ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, लिखा गया 9 9 9 9 0 1 9 9 9, कहा है 9 करोड़। तो गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख तक हुआ, 10 लाख तक हुआ, गलत बात, ये ऑप्शन है ही नहीं। बी पे आ गए, गिनती करते हैं, बी वाला हमारा क्या दिया गया है, 91, 99, 00, 99। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ बना। एक बात क्लियर हुआ कि 9 करोड़ है, ठीक है, कितना है, 9 करोड़ है। आगे बढ़ें, 9 करोड़ के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का मतलब है 9 करोड़ हो गया, ये हो गया करोड़, ये हो गया 19 लाख, 9 करोड़ बन गया, 19 लाख बन गया, 9 करोड़ 19 लाख। अब बचा यहाँ हमारा 90, और 90 क्या है, 1000, और लास्ट में क्या है 99। ठीक, समझ पाए, यही लिखा गया है प्रश्न में, 9 करोड़ 19 लाख, 9 करोड़ यहीं लगाया 9, 9 करोड़ 19 लाख 90,099, 90,000 के बीच में यहाँ डबल जीरो लगाओगे तब बनेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, सॉरी 1 जीरो लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 90,000।
अब देखो इसमें क्या वही दिया गया है, यहाँ डबल ज़ीरो दिया गया है। अब जब डबल ज़ीरो दे दिया गया है, डबल ज़ीरो, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 19 लाख 90,000। तो यहाँ 90 की बात हुई है नहीं, 99 हो गई है। 90,000 में से जो आया है वो 90,000 आया है, लेकिन 90,000 के बाद में 99 आ रहा है, ये भी ठीक। एक जीरो आना था, डबल ज़ीरो आ गया, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गड़बड़। चलिए आते हैं अगले में। चेक करना है, सीधा सीधा नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं। अगर चेक करने के लिए समय नहीं, बहुत कम समय बचता है, तो आप सीधे इसे लिखेंगे। उसने लास्ट में कहा 99, सबसे पीछे से आएंगे, कहा 99 तो 99, फिर उसने कहा 90 और 1000 कहा, तो 90,000 बनाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद 1000, 10,000। गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 का मतलब 90,000, ठीक। 99 हो गया, 90,000 हो गया, ठीक। अब उसके पहले आएंगे, लाख में आ रहा 19 लाख, तो ये तो हमारा 3 जीरो के बाद ऐसे आप लगाते हैं नहीं, 3 जीरो के बाद ऐसे लगा देते हैं, फिर अगला लाख में लगाते हैं, फिर अगला करोड़ में लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो जहाँ पे लिखा गया है 9, 19, 90, 0, 99, वही ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9, 19, 99, ऑप्शन नंबर आपका सी। जो ऑप्शन आपका सी है वही क्या है, राइट है। ऐसे लगाएंगे, आसान तरीका है, कुछ समझाने के लिए बताया हमने कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगे, सबसे आसान क्या है, लिख लेना, पीछे से चलना है, लिख लेना है। जैसे पीछे से कहा 99 तो हमने 99, फिर उसने कहा 90 तो हमने 90 लिख लिया। अब इसके बीच में कितने जीरो लगाएं कि ये 90 बन जाए, तो एक जीरो लगाएंगे 90 बन जाएगा। फिर लाख के लिए 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर छूट गया, 19 लिख दिया तो लाख बन गया। और 5 के बाद दो जीरो और बढ़ाते हैं तो करोड़ हो जाता है, तो यहाँ 9 लिख दिया। 9 के बाद कितने 7 अंक बच रहे हैं, अर्थात करोड़ में बन गया। सीधे ऐसे लिख सकते हैं और सीधे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में सत्य कथन कौन सा है। जब भी त्रिभुज के कोणों की बात करेगा तो ये आप त्रिभुज समझ रहे हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसके अंदर के कोणों का मान क्या होता है, अंदर के तीनों कोणों का मान, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अंदर के तीनों कोणों का मान क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अंदर के तीनों कोणों का मान सदैव क्या होता है, 180 होता है। इसको गांठ बांध लीजिए, हमेशा पूर्ण रूप से, हमेशा हर जगह आपके काम आने वाला है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है। अंतः कोणों का मान का मतलब है अंदर के कोणों का मान, जो यहाँ लिखा गया है ए बी सी, ये क्या है, अंतः कोण है, अंतः कोण है, ठीक, अंतः कोण है। बाह्य कोण कहेगा तो इसे जब बढ़ा देंगे तो ये भी कोण बनेगा, ये बाह्य कोण है, अंतः कोण है, ठीक, अंतः कोण है। तो प्रश्न संख्या जो हमारी दी गई है उसमें पहला कोटेशन जो दिया गया है ऑप्शन ए, उसमें क्या कहा है, आपको कह रखा है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो अभी हमने बताया त्रिभुज के सभी कोणों का मान 360 ना होके त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। तो ऑप्शन जो आपका ए बन रहा है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में कह दिया है कि एक विषम बाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के कोणों के योग के से कम होता है। देखिए, कोई विषम हो कोई सम हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। जब अगर 180 इसका भी होगा इसका भी होगा तो कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। इसमें कम कहा अर्थात इसमें गलत बात है। और इसके बाद तीसरे में आइए, तीसरे में वही बात को उसने कहा है। तीसरे में कहा है कि विषम और सम की बात किया है और उसी में कहा है कि ज़्यादा है। यहाँ क्या कहा है, कम है, यहाँ कहा है ज़्यादा है। क्या पढ़ के सुना देते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के कोणों के योग से अधिक होता है। मतलब ये फिर से दिखाना चाहते हैं कि 180 सम विषम हो वो अलग हो जाएगा, कोणों का मान कभी अलग नहीं होगा। तीनों अंतर कोणों का मान सदैव 180 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आएंगे, जो लिखा गया है त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 होता है, यही आपका क्या राइट है।
आप समझ गए एकदम बेहतर तरीके से, आपको कंठस्थ हो गया। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना, 180। नहीं समझ पाए, तीन दोस्तों का हमेशा मेल जोल जो साथ में रहता है वो 180 के बराबर है। कहाँ है कि वो जब बाइक चलाते हैं तो 180 से कम नहीं जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब एक जूस का एक जूस, ठीक है, एक दुकानदार है 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब का जूस 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का जूस और 3 लीटर 150 मिलीलीटर अन्य जूस मिलाया। मतलब वो एक मिश्रण बना रहा है जिसमें उसने सेब के और संतरे के और अन्य जूस को एक में मिला दिया। मिश्रण तैयार किया जो 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतलों में भरा जाएगा। अब 950 ml की क्या है, बोतल में भरना है। ठीक, अब ऐसी कितनी बोतल होंगी जिसमें भरा जाएगा और आपको बताना है छोटी बोतल भरी जा सकती है और शेष मिश्रण कितना होगा, मतलब कितना बच जाएगा। तो ये भी आसान है और बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान में रखेंगे पहली बात और अंतिम बात, इस बात को ध्यान रखें। पहली बात, जो आप जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो आप पहले क्या सोच लेते हैं, यही आपका प्रश्न को सॉल्व कराने में या उत्तर लाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और ये पहले सोचने पे मजबूर आपको कौन करता है, प्रश्न। जो बच्चा इस बात को पकड़ लेता है वो जल्दी कर पाता है। तो देखिए, एक दुकानदार 11 लीटर और 370 मिलीलीटर, तो ध्यान रखना है 11 लीटर 370 मिलीलीटर ml। देखो लीटर को हम क्या लिख रहे हैं, एल में कैपिटल वाले, और जो हमारा मिलीलीटर हो क्या है, ऐसे पूरा लिख देते हैं 11L और 370 ml। अब समझ में आ रहा है, 11 लीटर 370 ml, क्या यहाँ लिख देंगे सेब। क्या लिख दिया, सेब। चलो सेब लिख दिया। अगला हमारा क्या था, सेब के बाद ध्यान रख रहे हैं हमारे पास जूस था संतरे का। जो हमारा संतरे का जूस था वो कितना था, जो संतरे का जूस बना हमारा वो है 8 लीटर और 490, 8 लीटर 490 मिलीलीटर। और अगला हमारा अन्य जूस, जो अन्य जूस हमारे हैं 3 लीटर और है 150 मिलीलीटर। ध्यान रखेंगे इसका क्या किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका क्या किया जा रहा है, आप बताएंगे क्या किया जा रहा है। इसका क्या किया जा रहा है, मिक्सचर अर्थात मिश्रण बन रहा है इसका। चल क्यों नहीं रहे भैया, चलिए इसका बना रहे हैं हम क्या, मिश्रण। अब जब सबको मिलाएंगे अर्थात सबको जोड़ेंगे। अब सबको जोड़िए, 11 में 8 जोड़ा तो हुआ 19, 19 में 3 जोड़ा तो हुआ 22 लीटर बना। जोड़िए, यहाँ हुआ 0, 9 में 7 जोड़ा तो 16 हुआ, 16 में 5 जोड़ा तो 21 हुआ, 21 को 1 लिख दिया, कैरी 2 हो गया, और 2 में 3 जोड़ा 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ा 9 हुआ, 9 में 1 जोड़ा 10 हुआ। ये आपका क्या हो गया, मिलीलीटर। समझ में आई बात। 22 लीटर और 1010 मिलीलीटर बन के कोई मिश्रण तैयार हुआ। ये मिश्रण बन के तैयार हो गया। अब मिश्रण जब बन के तैयार हो गया तो उसने कह रखा है कि मिश्रण बनने के बाद भैया हमारा जो मिश्रण बना है वो 950 का है, हमारा एक बोतल में भरा जाएगा। नहीं समझे, फिर से समझिए। इतना मिश्रण बन के तैयार हुआ, कुल मिश्रण। ये क्या है, कुल मिश्रण कितना है, 22 लीटर 1010 मिलीलीटर कुल मिश्रण है। अब इसको देखिए, कुल मिश्रण अगर है तो उसने कहा है कि एक बोतल में 950 ml, मतलब 950 मिलीलीटर उसमें जूस भरा जा सकता है। और हमको क्या पता है, तो मिलीलीटर पता है, लेकिन 22 लीटर पता है, और भरना बोतल जिसमें है उसमें सब मिलीलीटर में भरना है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो लीटर में है तो मिलीलीटर में है, अब तो दिक्कत हो गया। अब उसने कहा है कि 150 मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताएं, पूछो कैसे,
देखिए ऐसे कि इसमें कहा गया है मिलीलीटर, मतलब छोटा मात्रक मिलीलीटर, लीटर बड़ा मात्रक। अब लीटर और लीटर का मेलवे नहीं खा रहा है, लीटर मिलीलीटर का मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि कह रहा भैया हम बड़े हैं तुम छोटे हो, जो हम कहेंगे मानना पड़ेगा। तो कहा ठीक है भैया हम भी तुम्हारे बराबर बनेंगे, तुम जो लीटर हैं उनको मिलीलीटर बना दिया जाए, या मिलीलीटर हैं उनको लीटर बना दिया जाए। लेकिन हम दिक्कत ये है ससुरा कि जो 950 है वो बोतल भरना है, उसमें मिलीलीटर जाएगा, तो कंपलसरी कह दिया कि 950 मिलीलीटर है। जब भी हम बोतल भरेंगे 950 है वो मिलीलीटर आएगा ही, तो हम लीटर कैसे भरेंगे, नहीं भर पाएंगे। तो जो हमारा लीटर है उसको हम मिलीलीटर में बदल दें, तो जो हमारा 22 लीटर है उसको मिलीलीटर बदलेंगे, तो 22 लीटर रहेगा, उसी में 1000 से गुणा करेंगे तो ये मिलीलीटर बन जाएगा, अर्थात 22 डबल 000 मिलीलीटर बन गया। अब ये मिलीलीटर बन के तैयार हो गया। और हमारे पास और मिलीलीटर कितना था, तो आप कहेंगे सर 1201, ये मिलीलीटर पहले से था हमारे पास, ये मिलीलीटर हमारे पास पहले से था, इसके साथ वाला, इसको चेंज तो करना नहीं है, काहे कि पहले से मिलीलीटर में है, ये मिलीलीटर में नहीं था, इसको मिलीलीटर में बदल दिए। काहे बदले जान रहे हैं ना, बड़का भैया थे छोट बना दिए, काहे छोटका वाला भाई ताकतवर था, कहा कि भैया हम उतने में भरेंगे ही, उतने आएगा ही बोतल में, आप क्या कर लेंगे। ठीक है, टोटल जोड़ लिए 01032। नहीं आई बात समझ में, फिर से सीखिए। 22 लीटर था, 1010 मिलीलीटर था, हमको मिलीलीटर में भरना है, इसलिए 22 को हम मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, तो 22,000 बन जाएगा मिलीलीटर। अब 22,000 मिलीलीटर और प्लस 1010 मिलीलीटर, तो हो गया 23,010 मिलीलीटर। तो 23,010 मिलीलीटर हमारा बन गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य ढूंढना है, सही कौन सा है। पहला ऑप्शन कहा गया है 791 गुणज है, मतलब गुणनखंड, यही तो कहा है, 791 का गुणनखंड है, 791 का एक गुणनखंड है, तो 791 का गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा, हाँ 7 एकम 7, 7 त्रिक 13, 7 91, ठीक, 7 गुणा 13 लिख सकते हैं, मतलब गुणनखंड के रूप में है 7 और 13, 7 और 91 का एक गुणनखंड है, एक यहाँ लगा दीजिए, एक 791 का एक गुणनखंड है, ये सही बात है, एक्चुअल में क्या सही बात है, 791 का गुणनखंड है, पूर्ण रूप से है। लेकिन दूसरी बात क्या है, यहीं पे दूसरी बात उसने कहा है कि 13 117 का गुणज है, 13 117 का गुणज है। गुणज का मतलब समझिए, जो पहली संख्या 13 है हमारी, जो पहली संख्या 13 है हमारी, उसके अंदर इसके अंदर 117 समाहित है कि नहीं ये बताना है। तो भैया ये खुद ही छोट हैं, तो 117 के अंदर कैसे समाएंगे, इनका जब गुणनखंड करोगे तो 13 गुणे 1 बनेगा, जो कि अभाज्य है। अब 13 गुणे 1 बन रहा है, क्या 117 आ रहा है इसमें, तो कहेंगे नहीं आ रहा है। अगर वो कह देता 117 13 का गुणज है, इसका मतलब 117 का हम जब 117 को हम तोड़ेंगे, 117 को तोड़ देंगे तो मिल जाएगा, तो 13 9 117, मतलब 117 में 13 आता है, पर 13 में 117 नहीं आता। इसको ध्यान रखिए, में और का, 117 में 13 आता है पर 13 में 117 नहीं आता है, इसलिए ये बात क्या हो गई गुणज वाली, गलत, क्योंकि 13 का गुणज नहीं है, 117 13 का गुणज नहीं है, गुणनखंड है, गुणज नहीं। गुणनखंड में ध्यान रखिए, गुणनखंड कहेगा तो उसका आपको क्या सिर्फ फैक्टर बना देना है,
ऐसे गुणे में फैक्टर बना देना है, टूटना चाहिए, बस टूटने आना चाहिए कि टूट रहा है, बस गुणनखंड में गुणा होकर टूट रहा है, वो क्या है, गुणनखंड है। लेकिन गुणज का मतलब है जो पहली संख्या दी गई है, क्या इस पहली संख्या में दूसरी संख्या निहित है, क्या इस पहली संख्या में दूसरी संख्या निहित है, तो आप कहेंगे नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है 21 7 का गुणज है, 21 7 का गुणज है। अब 21 7 का गुणज है, हाँ भैया है, बिल्कुल। काहे कि जो पहली संख्या है उसमें 7 क्या है, निहित है। अभी हमने बताया कि जो 21 है इसका फैक्टर 3 सते 21, इसके अंदर 7 है, ना कि 7 में 21 है। ठीक, इसके अंदर 7 निहित है, लेकिन 7 के अंदर 21 निहित नहीं है। इसका मतलब है पहले बड़ी संख्या दी गई है, उसके बाद छोटी दी गई है, अर्थात 21 में 7 होता है, गुणज है इसका, ये राइट है। ए वाला राइट है, बी वाला राइट है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिया गया है कि नहीं, ऑप्शन डी नहीं दिया गया है आपको, फिर उसके बाद दे दिया गया है कि हाँ कौन सा सही होगा। मतलब ये पार्ट थे 1 2 और 3 ऐसे पार्ट में दिया गया था। अब इसमें से पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन आपका है जो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, जो बॉय वाला कैपिटल बी है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से बेहतर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए, C10 में पूछने की पूर्ण रूप से संभावना है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए जीवन में। जय हिंद।